नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। कल बहुत गुस्से में था, लेकिन आज जो है अपने इस उबलते हुए खून के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, पाकिस्तान का अंजाम क्या होगा ये अब कुछ घंटे के अंदर तय हो जाएगा। कुछ घंटे के अंदर तय हो जाएगा कि पाकिस्तान अब रहेगा इस धरती पर या नहीं रहेगा। ये भी तय हो सकता है अगर पाकिस्तान अपनी हिमाकत से बाज नहीं आया। मुझे किस्सा याद आ रहा है। ये किस्सा उस वक्त का है जब भारत के संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और भारत और पाकिस्तान की सेनाएं दोनों सीमा पर आ गई थी। तब मैंने जॉर्ज फर्नांडिस से पूछा था। जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त के रक्षा मंत्री थे और मैंने जॉर्ज फर्नांडिस से पूछा था कि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हम भी एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम भारत पर एक न्यूक्लियर हमला करके भारत की हस्ती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब जॉर्ज फर्नांडिस ने पलटकर मुझे जवाब दिया था और कहा था कि क्या हम न्यूक्लियर मुल्क नहीं हैं। उनका कहना था कि भारत ने ऐसे तो डॉक्ट्रिन बना रखी है कि भारत कभी कोई पहला न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर न्यूक्लियर हमला होता है तो उसके बाद पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान इतनी छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा है कि भारत को उसको तबाह करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये उस वक्त के रक्षा मंत्री का कहना था और रक्षा मंत्री ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी। इस बात को 24 साल गुजर गए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात जस के तस हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, तब 13 दिसंबर 2001 को संसद के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। अब उससे भी बुरा आतंकवादी हमला भारत पे हुआ है। उससे बुरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें निहत्थे लोगों की जान गई है। जो लोग अपने घरों से घूमने के लिए निकले थे, जो लोग वहां पर किसी भी तरह से किसी पर कोई संकट नहीं थे, उनको जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से बंदूक से गोली मार दी गई है। लोग हाथ पांव जोड़ते रहे तो भी इन आतंकवादियों ने नहीं सुना। इन आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहा, लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। और जो लोगों के बारे में वो श्योर नहीं हुए, उनके कपड़े और पैंट उतरवा कर देखा गया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, कि आपका खतना हुआ है या नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई सारे लोग इस देश पे चिल्ला रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इन आतंकवादियों का मजहब था, जिन्होंने धर्म देख देख कर लोगों को अपना निशाना बनाया है, जिन्होंने मजहब देख देख कर लोगों को अपना निशाना बनाया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेहद गुस्से में थे। आज वो बिहार के मधुबनी में थे। उनका कानपुर का एक दौरा कैंसिल हो गया था और इससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या किया था? प्रधानमंत्री ने अपने सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़ दिया था। उनको 2 दिन तक सऊदी अरब में रहना था, लेकिन 1 दिन में ही वापस आ गए थे। आते ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, इन तमाम लोगों से और विदेश सचिव विक्रम मिस्री, इसके अलावा जो है अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट के पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर ही बैठक की थी। और पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर इस बैठक के बाद शाम को नेशनल कमेटी जो CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसकी भी बैठक हुई थी। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ था उसको कम कर दिया गया। इसके अलावा जो सार्क के वीज़ास दिए गए थे उनको कैंसिल कर दिया। इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर को इंडिपेंडेंटली बंद कर दिया गया। ऐसे 5 बड़े कदम भारत ने उठाए थे। इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज जो जानना सबसे जरूरी है वो प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? मिट्टी में मिला देंगे। उनका कहना है कि मिट्टी में मिलाने का समय अब आ चुका है। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा कि ऐसे आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इन आतंकवादियों का क्या कहना है? इन आतंकवादियों का माफ कीजिएगा, सरकार का क्या कहना है? सरकार का साफ साफ कहना है कि अब आतंकवादी और आतंकवादियों को पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री जनरली मधुबनी या बिहार या इस तरह की जो सार्वजनिक सभा होती है उसमें अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, लेकिन जिन देशों ने उन्हें सपोर्ट दिया है इसके चलते प्रधानमंत्री ने अपनी बात अंग्रेजी में की और यहाँ तक कहा कि मैं अपने दुनिया में तमाम दोस्तों को या जिन्होंने हमें समर्थन दिया है उनको बताना चाहता हूँ कि हम इन आतंकियों को अब बख्शेंगे नहीं। फिर उन्होंने दोहराया, मिट्टी में मिला देंगे। ये हमला सिर्फ
निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जो 5 बड़े कदम उठाए हैं उनके बारे में बात करूं, उनसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत के पास मिलिट्री के तौर पर ऑप्शन क्या क्या हैं। क्या भारत इसके बाद कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि जो संकेत प्रधानमंत्री से अभी तक मिले हैं, जो संकेत भारत की सरकार से अभी तक मिले हैं और जो कदम डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और साथ ही साथ सोशली भारत ने पाकिस्तान के लिए उठाए हैं या पाकिस्तान के बारे में उठाए हैं, वो ये इंडिकेट करता है कि भारत आने वाले समय में एक बड़ी कड़ी कार्रवाई करेगा। आपको बात है, उरी का आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इस तरह से पुलवामा का जब हमला हुआ था तब एयर स्ट्राइक हुई थी। इन दोनों हमलों को करने के बाद भारत में कंपैरेटिवली 3-4 साल शांति रही, लेकिन जब आतंकवाद ने फन उठाया है, और मैं आपको ये भी बता दूं आतंकवाद का ये फन किस परिप्रेक्ष्य में आया है, किस इकोसिस्टम के साथ आया है, मैं आपको बता दूं उस दिन भारत के प्रधानमंत्री जो है वो सऊदी अरब की यात्रा में थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस आए थे। मैंने आपको ये भी बताया था जब पिछली बार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे तब 36 सिंहपुरा नरसंहार हुआ था, और उसी के साथ ही असीम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, 2 नेशन थ्योरी के बारे में एक बहुत भड़काऊ भाषण दिया था और कहा था कि कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हैं और यहाँ पर कोई ना कोई आतंकवादी हमला होगा। इस बात की संभावना, इस बात को लेकर भी व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि मुंबई हमले का एक बड़ा आरोपी तहव्वुर राना, जिसकी नस के बाद जिसको ISI की नस के बारे में पता है, वो भारत आ चुका था। इन तमाम चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में, इन तमाम चीज़ों को एक साथ रखने के बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसीलिए जैसे को तैसा वाला जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं। मैंने 2 एक्शंस की बात की, उसमें क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आपको एक क्रॉस बॉर्डर जाना पड़ेगा और आतंकवादी कैंप को जो है नष्ट करना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक में आप बड़ी आसानी से जाते हैं, एक प्रिसीशन बम डालते हैं और उन अपने टारगेट को नष्ट करके वो बम आ जाता है। भारत अब ऐसा बड़ी आसानी से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए अब LOC को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब 2019 के आसपास हमने ये जो एयर स्ट्राइक, 2019 में जब हमने एयर स्ट्राइक की थी, तब हमारे पास जो लड़ाकू विमान थे वो राफेल श्रेणी वाले नहीं थे। राफेल 5th जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है, और 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान क्या कर सकता है? 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान LOC के इस तरफ से ही, यानी बिना सीमा को क्रॉस किए हुए, वो आसानी से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों वाले कैंप को हमला भी कर सकते हैं, उनको बम से उड़ा सकते हैं, उनको मिसाइल से उड़ा सकते हैं, और ऐसे किसी भी तरह की हरकत भारत कर सकता है। लेकिन आइए एक एक करके समझ लेते हैं कि किस किस तरह के कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास ना इस बात की कोई जानकारी है कि क्या कार्रवाई हो सकती है। मैंने जिन मिलिट्री के एक्सपर्ट से बात की है, मैंने जिन सामरिक महत्व और सामरिक नीतियों को समझने वाले लोग हैं उनसे बात की है, मैंने जिन डिप्लोमेट से बात की है, उसके आधार पर भारत का सबसे पहला विकल्प
पहला हो सकता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक एक बार हो चुकी है। इसके अलावा भारत के लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी एक कदम आगे जाए। अब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से एक कदम आगे क्या पूरे के पूरे पाकिस्तान पर भारत का हमला होगा? मैं आपको ये बता दूं कि भारत एक इररिस्पॉन्सिबल देश बिल्कुल नहीं है। ऐसे में भारत के सामने क्या विकल्प होगा? ऐसे में मुझे जो लगता है भारत के सामने ये विकल्प होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने आतंकवादियों के शिविर हैं उनको निशाना बनाया जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान में रेगुलर आर्मी की जहां ट्रेनिंग होती है उसके आसपास भी कई आतंकवादी शिविर हैं। ऐसा भी खबर आ रही है कि बलूचिस्तान और सिंध के कुछ प्रोविंसेस में भी इस तरह की ट्रेनिंग होती है। तो क्या उन पर हमला किया जा सकता है? बिल्कुल हमला किया जा सकता है। कैसे हमला किया जा सकता है? इतनी दूर तक सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हो सकती, एयर स्ट्राइक जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो तीसरा हमला किया जा सकता है वो एक मिसाइल हमला है। मिसाइल हमले में क्या होता है? आप सरफेस टू सरफेस मिसाइल चलाते हैं या एयर टू सरफेस मिसाइल चलाते हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल आप जब चलाएंगे तब आपको अपने हवाई जहाज को ऊपर उड़ाने की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान के एयर स्पेस पे घुसने की ज़रूरत होगी। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो है मिसाइल काम तो करेगी, मिसाइल कारगर तो रहेगी, लेकिन भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक भी मार कर सकती हैं। तो भारत ऐसी मिसाइलों का उपयोग करके पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन भारत ने हमेशा से कहा है कि उसकी जो दुश्मनी या उसकी जो दिक्कत है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तान के आम लोगों के साथ नहीं। तो भारत में जब सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी और एयर स्ट्राइक भी हुई थी तो इस बात का ख्याल रखा गया था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक करने लोग गए हैं वो उनको किसी तरह से हताहत ना हो और कोई आम पाकिस्तानी नागरिक हताहत ना हो। यही एयर स्ट्राइक में किया गया था। तो अब भी जो स्ट्राइक होगी उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि कोलेटरल डैमेज के तौर पर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक हताहत ना हो। भारत ने इनफैक्ट करगिल वॉर की पीक में भी अपनी इस बात को बनाकर रखा था, अपने इस कमिटमेंट को बनाकर रखा था कि उस वार के कंडीशन के अंदर भी हमने एलओसी को क्रॉस नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगला ऑप्शन है ड्रोन अटैक। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह का युद्ध हुआ उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन क्या होते हैं? हाल ही में जो अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ था, जब उसने तालिबान के खात्मे के लिए एक युद्ध चलाया था, ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए युद्ध चलाया था, तब भी सबसे ज़्यादा अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर भी अनमैन्ड एरियल ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत अनआर्म्ड ड्रोन का इस्तेमाल करे, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने में जान माल की हानि की कमी जो दूसरी तरफ की सेना की होती है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, क्योंकि ये ड्रोन अनमैन्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से इनको दूसरे इलाकों में भेजा जाता है, उसके बाद जो है एक विस्फोट कराया जाता है। इन ड्रोन के अंदर ही बम सेट होते हैं, अलग अलग कैलिबर के बम्स होते हैं, अलग अलग कैलिबर्स की जो है छोटी मिसाइल्स होती हैं जिनका इन ड्रोन हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मिलिट्री के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि भारत ऐसे मामलों में कुछ कोऑर्डिनेट्स देखकर जहां पर बड़े बड़े आतंकवादी लीडर हों वहां पर जो है वो क्या कर सकता है, वहां पर वो ये कर सकता है कि वो ड्रोन हमलों का इस्तेमाल करे और ड्रोन हमले करके वो पाकिस्तान को हताहत करे, पाकिस्तान को प्रभावित करे। अब इन सब चीज़ों में आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा। आपको याद है जब अभिनंदन जो है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई थी पुलवामा के बाद, उसके बाद जब अभिनंदन गलती से उसका जो प्लेन था वो पाकिस्तान क्रॉस कर गया और उसके बाद अभिनंदन को इजेक्ट करके पाकिस्तान की सरजमी पर उतरना पड़ा, तब भारत ने कुछ ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान को ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारे फाइटर पायलट अभिनंदन को आप सही सलामत वापस भेजें। और उस दौरान अभिनंदन ने क्या किया था, एक कम कैलिबर के लड़ाकू विमान से उन्होंने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली जेट F-16 को उड़ा दिया था।
तो अभिनंदन की ये बहादुरी बेमिसाल थी और भारत ने कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक दबाव पाकिस्तान पर डाला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव उस वक्त कांप रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात पाकिस्तान के सांसदों ने उस वक्त पाकिस्तान की संसद के अंदर कही थी और कहा था कि आप अभिनंदन को छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी, वरना भारत जो है अगले इतने घंटों में हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर देगा। एयर स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने अपनी एयर सीमा को बंद कर दिया है, अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी एयर स्पेस के बंद हो जाने से भारतीय विमानों पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय विमानों पर यह असर पड़ेगा कि भारत से जो रजिस्टर्ड विमान है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरेबिया से आए तो उन्होंने उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जो पाकिस्तान की एयर स्पेस से होकर जाता है। एहतियात के तौर पर भी उन्होंने ऐसा किया होगा और ऐसा संकेत देने के लिए भी किया होगा कि हम आपकी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसे में भारत से जो पश्चिमी देश हैं उनकी तरफ जाने वाले फ्लाइट्स की जो भारतीय फ्लाइट्स हैं उनमें समय सीमा बढ़ जाएगी, यानी उनको चक्कर लगा के घूम के अब जाना पड़ेगा। उनको CIS के कुछ देशों के ऊपर से उड़ना पड़ेगा, सऊदी अरब के ऊपर से उड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान को उनको बाईपास करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ऐसा किस लिए किया है? पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भारत का कोई विमान उनके अंदर घुसकर किसी भी तरह का कोई हमला न कर पाए। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि भारत के जो लड़ाकू विमान है, राफेल की जो क्षमता है, उनको पाकिस्तान की सीमा के बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब वो वहाँ पर खड़ा ही हमला कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी बातें करेगा तो पाकिस्तान के हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान की स्थिति मिलिट्री के तौर पर अभी बहुत ख़राब है। वर्ल्ड बैंक से लेकर बाकी जगहों तक उसने अपने भीख का कटोरा फैला रखा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के हालात बने हैं उस तरह के हालातों को देखने के बाद पाकिस्तान कोई बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सके जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत पर पड़े, मुझे इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई देती है। छुटमुट कोशिश पाकिस्तान जरूर करेगा, लेकिन पाकिस्तान एक फुल स्केल वॉर में चले जाए, क्या उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन इस बात को अलाउ करती है? मुझे नहीं लगता। और मुझे ये लगता है कि भारत इस मामले में ऐसा काम करेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को, उन तरीकों को क्यों माइनस कर रहा हूँ? मैं इसलिए माइनस कर रहा हूँ कि भारत की जनता कहेगी पिछली बार तो आपने यही किया था, लेकिन इस बार हमने कुछ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव और बड़े लिए हैं। वो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव क्या है, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। तो भारत ने पाकिस्तान पर 5 बड़े कूटनीतिक प्रहार किए हैं। ये प्रहार क्या क्या है? ये प्रहार उनकी सोशल इम्पैक्ट यानी सोशल फैब्रिक है उस पर भी असर डालता है, वो जियोपॉलिटिकली भी पाकिस्तान पर असर डालता है। वो पाकिस्तान में खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, इसीलिए भारत ने सबसे पहले क्या किया है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहे जाने वाले सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। इस सिंधु जल समझौते के रद्द करने के बाद क्या होगा, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। उसके जो किसान हैं वो पूरी तरह से अपनी फसल करने के लिए या अपनी खेती करने के लिए सिंधु के जल पर डिपेंडेंट होते हैं। 1960 में ट्रीटी हुई थी जवाहरलाल नेहरू और जहाँ तक मुझे याद है अयूब खान के बीच में, और इस ट्रीटी के होने के लगभग 65 साल बाद पहली बार इसे रद्द किया गया है। याद रहे पाकिस्तान से हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारा और पाकिस्तान के बीच कई बार स्टैंड ऑफ हो चुका है। सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ 2001 में हुआ था जब भारतीय संसद पर हमला हुआ, उसके बाद 2008 के अंदर, लेकिन तब की सरकार ने कोई निर्णायक कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर नहीं की थी। पहली बार मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं होने तक 1960 में की गई सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर फाइनेंशियली पड़ेगा, इकोनॉमिकली पड़ेगा, उनके लोगों पर पड़ेगा। पानी के लिए वो मोहताज होंगे और पानी की उनके यहाँ वैसे ही बहुत किल्लत है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तानियों का भारत आना जाना बंद हो जाएगा और भारत से भी लोग पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। जितने भी भारतीय पाकिस्तान में हैं इस वक्त उनको 48 घंटे में भारत वापस आने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के सलाहकारों को, कौन कौन सलाहकार, जो मिलिट्री अटैची होते हैं उसमें एक एयर अटैची होता है, एक नेवी अटैची होता है और एक जो है वो इन्फेंट्री का यानी आर्मी का अटैची होता है। इन तीनों को 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा है। इनको पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया है, यानी अवांछित कर दिया है।
भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। अगले आदेश तक वीज़ा भी बंद होगा। पाकिस्तान में अपने उच्चायोग को भी भारत बंद नहीं करेगा, लेकिन उच्चायोग से जो है वो अपने जो अधिकारी और स्टाफ है उनमें कमी करेगा। 55 से उनको 30 तक ले आएगा। यानी उच्चायोग चालू है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या इसमें कम हो जाएगी। तो आपने देखा क्या क्या कदम भारत ने उठाए हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि भारत का कदम इस बार निर्णायक होगा। और पाकिस्तान की जो हमने कमर तोड़ी है, ये तो ट्रेलर है, अभी इसके बारे में पूरी पिक्चर बाकी है।